चलो ठीक, ग्राफ पर आ रहे हैं ना। ग्राफ 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 देखो सबसे पहला लिख लो, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ। ठीक, 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ऐसा? ठीक 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 ठीक, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? 1/v इक्वल टू माइनस 1/u प्लस 1/f, ऐसा? ठीक ना, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब देखो 1/v वर्सेस 1/u, ये 1/v, ये 1/u। पहले बात करते कॉनकेव मिरर की, ठीक ना। फर्स्ट है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव ना, मतलब ये इक्वेशन ऐसी हो जाएगी 1/v माइनस 1/u माइनस 1/f। क्लियर? अब देखो इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या y है, ये x और ये इंटरसेप्ट, ठीक ना। माइनस मतलब इसकी जो स्लोप है, इसकी जो स्लोप है वो क्या -1 ना। -1 मतलब ऐसी ऐसी लाइन ना। ठीक, अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, अगर मैं u को u इक्वल टू 0 रखूं तो क्या v इक्वल टू f? प्लस का f या माइनस का f? माइनस f। ठीक, ये कहीं मान के चलो यहां भी मैंने क्या रखा, u0। एक मिनट, u0 रखा ना, तो u0 तो यहां पे होगा, ये क्लियर ना। तो क्या ये -1/f? ऐसा ही ना, -1/f। अब अगर v को 0 रख दूं 1/u वाले पे, v 0 ना, और v अगर 0 रखता हूं तो u इक्वल टू ये भी -f, -f ना। ठीक, अब देखो अब देखो अब देखो, ये -1/f। क्लियर ना? क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? y इक्वल टू -mx माइनस e। क्लियर ना? तो स्ट्रेट लाइन, इन दोनों पॉइंट को पकड़ो, स्ट्रेट लाइन की, तो ये लो। ये होगी कर, क्या इजी है ना? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, तो सीधा खींच दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे u भी पॉजिटिव और v भी पॉजिटिव है ना। u भी क्या है यहां पे पॉजिटिव और v भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है और इमेज भी वर्चुअल है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और v पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, ठीक ना। अब यहां की बात करते हैं, यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां पे v पॉजिटिव और u नेगेटिव। u नेगेटिव मतलब रियल इमेज, सॉरी रियल ऑब्जेक्ट, और v पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। क्लियर ना? इस वाली रीजन में दोनों ही नेगेटिव ना, u भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव, तो इसका मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट भी रियल और इमेज भी रियल, आ रहा है रियल इमेज है ना।
यहां पे U पॉजिटिव और V नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी, रियल। याद करो मैंने एक जगह एक पॉइंट लिखवाया था कि कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, है ना। क्या यहां पे भी प्रूफ हो रही है ना, ठीक, ये हो गया। हाँ, ये कॉनकेव के लिए ग्राफ हो गया। ठीक ना, मिटा दूं। अब कॉन्वेक्स के लिए लिख लेते हैं। कॉन्वेक्स ना, कॉन्वेक्स के केस में ये पॉजिटिव है ना। वन बाय यू, वन बाय वी। अब सीधी सी बात है, अगर u इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू प्लस का एफ, मतलब 1 बाय प्लस का एफ। ठीक, क्या ये पॉजिटिव की तरफ आएगी ना, है ना, साइन लेने की तो जरूरत है। और जब v 0 तो u इक्वल टू एफ प्लस का। ये भी 1 बाय एफ। क्या फिर दोबारा से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विद नेगेटिव स्लोप, बस ज्वाइन कर दो। बस हो गई इक्वेशन। साइन वाइन आप पहले ही देख चुके हो, अगर u पॉजिटिव तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, v पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज, है ना। दोबारा से इसमें लिखना तो नहीं बनता, बस समझ आ गया वही काफी है। ठीक ना, ये हो गया ना, मिटा दूं। अब देखो दूसरा वाला कर्व जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसे मिटा दूं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सेकंड कर्व है आपका v वर्सेस u कर्व। लिखो v वर्सेस u कर्व, इसका रिलेशन उल्टा हो जाएगा, है ना। क्या कर रहा था मैं, सेकंड पॉइंट v वर्सेस u ग्राफ, ठीक ना। पहला फिर दोबारा वही कर देते, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ऐसा ही ना। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव ना। हेलो हेलो, अच्छा आवाज नहीं आ रही थी, अच्छा देखो कॉनकेव मिरर के लिए एफ नेगेटिव है ना। ये कर्व कौन सा है, v वर्सेस u, ठीक। ये v, ये u। अगर इस वाले फॉर्मूले का तो ऐसा होगा ना, 1 बाय v इक्वल टू
ये ऐसे लिख लेते हैं -1/u इक्वल टू, सॉरी प्लस है, -1/f, नेगेटिव फोकल लेंथ है ना इसकी। अगर u इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू -f, u इक्वल टू 0 तो मतलब v इक्वल टू -f। क्या यहां मार्क कर लो एक पॉइंट, -f, ठीक। ये तो पहला हो गया। if v इक्वल टू 0 तो क्या u इक्वल टू -f, क्या u फिर दोबारा नेगेटिव ही ना, v भी नेगेटिव u भी नेगेटिव। अब यहां मार्क कर लो, यहां मार्क कर ले मान के चलो, ठीक ना। अब आपको इसमें करना कुछ नहीं है, इस वाले पॉइंट के अलोंग ये v एक्सिस के अबाउट ना स्ट्रेट लाइन खींच दो, मतलब v एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन खींच दो, ये ऐसा। और f को भी ऐसे एक्सटेंड करा दो u के अलोंग पैरेलल। यहां तक कहानी क्लियर। ये मिटा मिटा रहा हूं। ये लाइन कैसे ड्रॉ किया ये तो क्लियर ना। अब जो मैंने लिखवाया था उसमें देखो, u इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू -f, तो मैंने ये मार्क कर लिया। u इक्वल टू 0, u 0 तो v वाले पे होगी ना, तो v इक्वल टू -f, तो -f जो भी मिरर की फोकल लेंथ है उसे जाके यहां मैंने मार्क कर दिया, ठीक। और अगर v इक्वल टू 0, v तो u वाले एक्सिस पे 0, तो u इक्वल टू -f, तो u भी क्या हो गई -f। तो ये एक फोकस u वाले पे मार्क किया मैंने फोकल लेंथ, और एक v वाले पे, साइन के हिसाब से ही लिया मैंने, कॉनकेव मिरर है तो माइनस माइनस आएगा दोनों, ठीक। अब मैंने इस वाले पॉइंट, ये जो -f है, इसे मैंने इस v के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। ये शॉर्ट ट्रिक है ड्रॉ करने का, ठीक ना। और ये वाले, इस वाले पॉइंट के अलाउंग मैंने स्ट्रेट लाइन एक किसके अलाउंग खींच लिया, u के अलाउंग, एक u के पैरेलल, एक v के पैरेलल। ये क्लियर। अब देखो इसमें कर्व खींचने का बिल्कुल इसी सा तरीका, हाँ हाइपरबोला हो जाएगा ऐसा। ये क्या -∞, ठीक ना। ये क्लियर। अब इसके बाद आपको पता है क्या, यहां पे अगर मैं बात करूं तो u इक्वल टू लगभग फोकस के इक्वल है ना, और फोकस से जैसे ही आगे बढ़ते हो तो क्या v पॉजिटिव हो जाती है, मतलब इमेज वर्चुअल हो जाती है, ठीक ना। ये जो ग्राफ है पूरी तरह जो भी इमेज फॉर्मेशन के जो भी वैल्यूज वगैरह जो आती है ना उन पे डिपेंडेंट है पूरी तरह, ठीक ना। फोकस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज भी इनफाइनाइट में बनती है। देखो ये टच नहीं करेगी इसे, ये जस्ट पास में चलती जाएगी, कभी टच नहीं करेगी ना, इधर टच होगा -∞, मुझे थोड़ा ही पता कहां है, उधर वैसे ही v भी क्या हो जाएगी -∞ में, ठीक ना, वो टच नहीं करेगी कभी, ठीक। अब फोकस से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो क्या होती है, इमेज वर्चुअल, मतलब v पॉजिटिव। आप देखो कर्व यहां से ड्रॉ कर दो सीधा इस ओरिजिन से जाते हुए, क्योंकि पोल की इमेज पोल पे ही बन जाती है, ठीक ना। बस ये ऐसे ड्रॉ कर दो, क्लियर। बस हो गया, यही ग्राफ है, इजी है ना, कुछ नहीं करा। v इक्वल टू -f, u इक्वल टू भी -f आ गया, पॉइंट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा, एक v के पैरेलल और एक इधर u के पैरेलल, ठीक ना, इन दोनों पॉइंट के अबाउट।
अब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे तो एक कर्व ऐसे, एक यहां से ऐसे यहां तक, ठीक ना। हाइपरबोला ड्रॉ कर दो बस, ये वाला पॉइंट वैसे ओरिजिन की तरफ हो जाएगा, ठीक ना। ये क्लियर ना। इसमें अगर मैं इतना ही डिस्टेंस मार्क करके यहां पे मान के चलो मैं 2f मान लेता हूं, 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, ठीक। इतना ही डिस्टेंस मार्क करके यहां पे भी मैं -2f मार्क कर देता हूं। तो 2f पे रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ना। ये देखो देखो ड्रॉ प्रॉपर हुआ होगा तो फिर 2f पे ही जाएगी, ठीक ना। देखो क्या पूरी तरह सेटिस्फाइड कर रही है, ठीक। और अगर मैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जब ऑब्जेक्ट रखता हूं तो इमेज हमेशा f और 2f के बीच में बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है हमेशा। अब ये लो यहां ड्रॉ कर लो बियॉन्ड मतलब बियॉन्ड 2f, ये सर इसे भी ऐसे ड्रॉ कर दो, कहां जाएगी? क्या f और 2f के बीच में ही जा रही है। और जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो इमेज C से भी उधर चली जाती थी, मतलब लेफ्ट में, है ना। मतलब जो V की वैल्यू होती थी U से बहुत ज्यादा, या 2f के बियॉन्ड ऐसे मान लो ना, इमेज 2f के बियॉन्ड बन गई। तो ये देख लो यहां से कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर लो, देखो पूरी तरह वो जैसे जैसे इमेज बनती है उन सबको ये सेटिस्फाइड करती है ये वाली कर्व। ये देखो बियॉन्ड 2f ही आ रहा है, मतलब जिस समय u की वैल्यू इस f और 2f के बीच में होगी उस समय v की वैल्यू 2f से ज्यादा होगी। चलिए क्लियर ना। अब दूसरे में देखो, क्या जब भी फोकस से आगे बढ़ते हैं तो क्या इमेज हमेशा वही क्या कहते हैं वर्चुअली बनती है ना, मतलब v पॉजिटिव। देखो हमेशा v पॉजिटिव है, कब तक? 0 तक, मतलब पोल तक जब तक नहीं पहुंच गए, पोल को ओरिजिन मानते हैं ना, ठीक। अब उसके बाद एक और बात, यहां से u पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट और v हमेशा नेगेटिव। और मैंने क्या कहा था अभी? कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देख लो सेटिस्फाइड कर रही है ना पूरी तरह, वही जैसी जैसी इमेज बनती है। मिटा दो इसे, समझ आ गया रहेगा, ठीक ना। ड्रॉ करने का तरीका क्या है? u इक्वल टू माइनस एफ, u इक्वल टू 0 पुट करो तो v इक्वल टू माइनस एफ, और v इक्वल टू 0 पुट करोगे तो u इक्वल टू माइनस एफ। उसे बाहर कर दो और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, और उसी के अलावा एक लाइन ऐसे, और यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है ना तो एक लाइन यहां से वहां पे, ठीक ना। इसे भूल जाना है, ये डार्क वाली लाइन को छोड़ के डॉटेड वाली लाइन में ही ऐसे खींच देंगे, ठीक ना। शॉर्ट है ना, ये ऐसे ये ऐसे, ये फोकस वाली लाइन ये इसकी ये ऐसे ऐसे मिटा दूं। अब किसके लिए बनाना है? कॉन्वेक्स मिरर। मैं आपके साथ अभी पढ़ाते पढ़ाते ना पूरे फॉर्म में नहीं आया, मैं बहुत तेज तेज बोलता हूँ रियल में। मतलब जब मैं क्लासरूम में, जैसे मैं अभी बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ना, और वो ऐसा ही होता है, जब मैं डेमो क्लास भी देने जाता हूँ ना तो पहले धीरे धीरे बोलूंगा, फिर धीरे धीरे आवाज लाउड होती जाएगी, फिर इतनी हो जाती है कि पड़ोसी भी सुनते रहते हैं कि हाँ पढ़ाई चल रही है, ठीक। अब देखो अब देखो अब देखो, अब क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर 1/v + 1/u = 1/f ना। अब तो प्लस का f ना, f क्या होगी? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर में f पॉजिटिव, तो अब ऐसे मान लो इफ u = 0 तो v = प्लस का f, और इफ
v इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू प्लस का है। अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं ये ऐसे और मिटा दूं, ये ऐसे, ये u ये v ये u ये v, प्लस का f यहां पे और u पे प्लस का f यहां पे। क्या करना है, एक लाइन u के पैरेलल खींच लो ऐसा, और एक v के पैरेलल फोकस से ही होते हुए। ये हो गया, इधर मिटा रहा हूं, एक मिनट, ये मिटा रहा हूं, कुछ नहीं, कॉन्वेक्स मिरर ही तो लिखा हुआ है, ठीक ना। अब देखो, एक लाइन उधर ड्रॉ कर दो इंटरसेक्शन पॉइंट के उधर, ये ऐसे कर्व हो गई, ठीक ना। और इधर ये माइनस इंफिनिटी है, यहां से मतलब इन दोनों के पास पहुंचनी चाहिए ना। कौन सी कर्व है ये, आपने बताया था हाइपरबोला, हाइपरबोला नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। रेक्टेंगुलर अलग होती है क्या, है ना। ये बी को दे दो, ये तो क्लियर ना। देखो मैथ का मुझे नहीं पता, वो इलिप्स इलिप्स मैं वैल्यू डाल डाल के, अगर वो होता ना, क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले कोई क्वेश्चन करा रहा था, y इक्वल टू कुछ ऐसा वो बन गया था, क्या कहते हैं, कर्व बन गया था पैराबोलिक। तो मैंने ये देखा कि ये कैसे, मतलब किधर होनी चाहिए, ऐसा होता है ना कि ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी। तो मैंने क्या करा, y वाली इक्वेशन में ना x की वैल्यू पुट करता गया और y की वैल्यू मार्क करता गया, फिर मैंने कहा अच्छा ये ऐसे होगी। तो मेरे दिमाग में ऐसे बनाना है, तो जहां अटक गया तो मैं वैल्यू पुट करके देखने लग गया। तो ये क्लियर ना, मिटा दो। नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। अब टॉपिक है ग्राफ का, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। चेक करें, चेक करें, चेक करें, चेक करें, चेक करें। अब देखो, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर, वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, ये मिरर हो गई, ये मिरर कुछ वेलोसिटी vm से मूव कर रही है, ठीक ना। और यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये कुछ वेलोसिटी vo से मूव कर रही है, ठीक ना। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक ना। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट मिरर फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/x की डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर ना, 1/v स्क्वायर, और फिर जब v का करूंगा तो dv/dt, ये स्मॉल v है कहीं, ठीक, और u का करूंगा तो माइनस 1/u स्क्वायर, क्या ये du/dt, और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या, वेरी गुड, फोकल लेंथ चेंज होती है क्या, फोकल लेंथ कांस्टेंट ना, 0, ठीक। ये हो गया, ये हो गया आपका dv/dt
अच्छा इधर ही रखते हैं अभी, माइनस वन बाय वी स्क्वायर इक्वल टू वन बाय यू स्क्वायर डी यू बाय डी टी, ठीक ना, स्क्वायर है स्क्वायर, ठीक है। तो डीवी बाय डी टी इक्वल टू क्या आ गई, माइनस का वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर डी यू बाय डी टी, ऐसा ही ना। डीवी बाय डी टी क्या है, विद डिस्टेंस ऑफ इमेज ना, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस है ना, तो इसका मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, और डी यू बाय डी टी क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यू लेते हैं ना, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये भी हो गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर को मैं मैग्निफिकेशन में लिख सकता हूं ना, एम इक्वल टू माइनस वी बाय यू, और स्क्वायर करूंगा तो वो तो प्लस ही हो जाएगी, ठीक ना। तो इसे मैं फाइनली मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसे लिखते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां पे भी ऐसे लिख देंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस एम स्क्वायर, एम क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक ना। मैग्निफिकेशन हो गया ना, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, हो गया ये क्लियर ना, एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू ही तो रखा है, इसमें कोई दिक्कत, मिटा दो इसे, इजी है ना ये फॉर्मूला, कुछ नहीं करा, मिरर फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं इतना ही है, बस आप ये फॉर्मूला याद रखो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, क्या मिटा दीजिए, क्या करें, ये कॉन्केव मिरर ले लिया मैंने, कॉन्केव मिरर ले लिया, इसकी आर इक्वल टू ले लेते हैं, आर इक्वल टू ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मिरर से दूर भाग रही है, और इसकी डिस्टेंस है यहां से 30 सेंटीमीटर, सॉरी, ये हो गया, यू इतनी, मिरर की कुछ वेलोसिटी ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना ले लें, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक ना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ
ऑफ इमेज, चेक करें। पहले v निकालोगे क्योंकि मैग्निफिकेशन तो तभी आएगी ना। साइन के साथ लेना है, ठीक ना। अगर कोई चीज लेफ्ट जा रही है तो उसका साइन नेगेटिव मानोगे, ठीक ना। यहाँ पे अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को पुट करोगे तो -2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अच्छा सेकंड स्क्वायर तो नहीं लिया ना, ठीक है। v -60, हाँ ठीक है। v -60 तो मैग्निफिकेशन कितना, क्या 2 आ रही है, -2। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, करो आप खुद ही बताओ, फिर करता हूँ। कितना, 23 -3 इक्वल टू -3 इक्वल टू -3 इक्वल टू -3 इक्वल टू -4, 2 का स्क्वायर हो गया -4। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -2 ना, और वेलोसिटी ऑफ मिरर -3। ठीक है कि आपने, अच्छा -5 माइनस +20 और इधर जाके 23, हाँ ठीक है 23 पॉजिटिव है, मतलब इमेज उधर भाग रही है, ठीक ना। यहाँ के हिसाब से तो इमेज इधर कहीं बनेगी ना, वो इमेज उधर भाग रही है, ठीक ना। और सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप दूर भागोगे तो इमेज कहाँ जाती है, फोकस की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी ना। पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी, फिर मतलब ये जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगी तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी, फिर इसकी डिस्टेंस कहाँ जाएगी, सी और मतलब सी और एफ के बीच में, इमेज वहीं आ जाएगी ना। मिटा दो चाहे, उसके बाद इमेज की वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि कितने भी पीछे चले जाओ रहना सी और एफ के बीच में ही है ना। मिटा दूं, s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हाफ इंटू 10 इंटू 1/5 है। और ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में कितना चलती है, 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। दो सेंटीमीटर क्या हूँ मैं, 20 हो जाएगी एनयूजी की अगर हम बात करें तो
देखो देखो मैं क्वेश्चन अपने आप से बना रहा हूं, ठीक ना। नीचे ना ये मिट्टी पड़ी हुई है, ठीक ना। ठीक, सैंडी कहते हैं ना मिट्टी को। अब देखो इससे 5 मीटर ऊपर, 5 मीटर ऊपर एक कॉनकेव मिरर है, ठीक। कॉनकेव मिरर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, ठीक। और ग्राउंड से एक मिनट, कितना मान लो आर इक्वल टू 40 कर दो, ज्यादा मजा आ जाएगा। 40 अगर मैं इसे 50 पे रखूं, ये 50 मीटर, ठीक। 50 मीटर पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। एक बॉल ही ऐसा मान लो, या एक कंचा, कंचा जानते हो ना, ये कंचा, इसे मैंने यहां से रिलीज करा, ठीक। और इसी सेम टाइम पे मैंने मिरर को भी गिरा दिया, मिरर को भी क्या करा, रिलीज एट सेम टाइम, एट सेम टाइम। एक साथ मैंने दोनों को क्या करा, छोड़ दिया। ऊपर एक आदमी है, उसने बॉल पकड़ा हुआ है, नीचे का आदमी, उसने मिरर पकड़ा हुआ है, और दोनों ने एक साथ क्या करा, उसने बॉल को छोड़ा, इसने मिरर को छोड़ दिया, एक ही साथ। आपसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज आफ्टर 2 सेकेंड। मिट्टी है, मिट्टी में मिरर धंस जाएगी, ठीक ना, मतलब वो दोबारा बाउंस नहीं करेगी, कहीं बाउंस करा दो, ठीक ना। बताओ, इक्वल टू 1 करके अगर छोड़ देता तो मजा ही आ जाता, फिर वो टिप्पा खा के फिर वापस ऊपर आ जाती है ना। सर आपने बहुत ज्यादा दुविधा में डाल दिया, इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी भी है। मतलब मिट्टी पे जैसे ही मिरर गिरेगी तो वैसे चिपक जाएगी, है ना। ये मत कर देना कि जमीन के अंदर धसा देना, और वो सरफेस पे चिपक जाएगी। हाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज आफ्टर 2 सेकेंड।
find velocity of image after 2 seconds. कैसे? ऑब्जेक्ट को t इक्वल टू 0 पे वो कितना 45 मीटर पे है, t इक्वल टू 0 पे। 2 सेकंड बाद देखो ना, 2 सेकंड बाद मिरर कहां होती है और ऑब्जेक्ट कहां होती है। वो लगा दो ना, h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जेड स्क्वायर। g इक्वल टू 10 मान लो, ठीक ना। और वो आपको पता ही है, g अगर ना गिवन हो तो 10 ही मान लो। ये 20 नीचे चल के आई, मतलब ये मान के चलो यहाँ पे इसका हाँ माइनस का मतलब नीचे ही आइए, ठीक ना। चलो ये हो गई। वो 9th में कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है ना, ऊपर से नीचे फेंके तो जी पॉजिटिव, नीचे से ऊपर फेंके तो जी नेगेटिव, है ना। ये हो गया। मिरर 2 सेकंड में कितना चलेगी? सेम कैसे? मैं अभी कह रहा था कि जमीन के अंदर गाड़ना नहीं है उसे। हाँ, 5 चलते ही वो अब रुक गई, ठीक ना। वो स्टिक हो गई इस पे। मैं क्वेश्चन अगर लिखवाता तरीके से तो ऐसा लिख देता, मिरर इज स्टिक ऑन द सैंड, जैसे वो नीचे पड़ेगी, ठीक ना। तो मिरर 5 से ज्यादा तो चलेगी नहीं। अब ये हो गई 5, मिरर बस यहाँ पे है ना। मिरर सरफेस पे ही है। अब बताओ मिरर से कितनी डिस्टेंस है? थर्टी ना। तो u इक्वल टू हो गई, u इक्वल टू हो गई -30 मीटर, ठीक ना। फोकल लेंथ कितना? एक मिनट फोकल लेंथ भी मीटर में करो, नहीं तो कहानी बिगड़ जाएगी। मीटर में करो इसे, नहीं तो कन्वर्जन मारोगे तो बहुत छोटी हो जाएगी वैल्यू। हाँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी 2 सेकंड में, वो भी निकालना है ना। इसमें भी काइनेमेटिक्स लगेगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी आ रही 2 सेकंड बाद वेलोसिटी? हाँ लगा दो, आपकी मर्जी, नहीं तो फर्स्ट इक्वेशन भी लगा दो, वो तो और इजी। u इक्वल टू 0 ना, रिलीज का मतलब u इक्वल टू 0, तो gt 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। वेलोसिटी ऑफ मिरर
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर 0, क्योंकि वो तो स्टिक हो गई ना। निकाल दो वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या है मैग्निफिकेशन इसकी 2 आ रही है, देख लो। उस हिसाब से मैं क्वेश्चन देता हूं। देखो फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी 40 ना, सॉरी 20, फोकल लेंथ 20, और ये सी और एफ के बीच में आ जाएगी 30, ठीक ना। और सी और एफ के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो ना, वो डबल इमेज बनती है, मतलब ट्वाइस हाइट की बन जाएगी, तो मैग्निफिकेशन 2 आएगी हमेशा। डबल का डबल इमेज मतलब हाइट, इमेज की जो हाइट होगी वो डबल होगी, ठीक ना। ये क्लियर ना, मिटा दो इसे। कितना पलटी मारूंगा मैं, ये कपड़ा बहुत जल्दी खराब हो जा रहा है। वहां पे रखोगे तो प्लस ही हो जाएगा ना, एन का स्क्वायर है, तो ऐसा हो जाएगा ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 0 इक्वल टू -2 का स्क्वायर, -2 का ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -20 ना, नीचे की तरफ है, और वेलोसिटी ऑफ मिरर ये तो 0 है, मुझे लग रहा है 80 मीटर पर सेकेंड आ रही है ना, प्लस की 80 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इमेज तो 1 मिनट माइनस आ रही है ना। अच्छा ये नीचे मिरर के पास आ रही है ना, तो इसका मतलब है इमेज दूर भागेगी, है ना। सही है, सही है, प्लस का होगा, ये प्लस ही होगा, प्लस होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप मिरर के पास जाते हो तो इमेज उतनी ही दूर जाती जाती है, मतलब फोकस सी और एफ के बीच की कहानी है ना ये। सी से जैसे जैसे आप एफ की तरफ बढ़ोगे, एफ के जितने करीब जाओगे इमेज उतनी पीछे बनती जाएगी, और एफ पे जाके खड़े हो गए तो इमेज तो इंफिनिटी पे चली गई, ठीक ना। तो इसका मतलब इमेज पीछे भाग रही है, ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रही है, इमेज पीछे भाग रही है, तो सही है। इमेज ऊपर, इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो तो ऊपर भागेगी ना इमेज, ठीक ना। मैं पहले वाले कॉन्सेप्ट की तरह मैं वो लगाने लग गया था, लेकिन अचानक से क्या ध्यान है, उस समय ऑब्जेक्ट दूर भाग रही थी मिरर से, ठीक ना। ऑब्जेक्ट से दूर मतलब मिरर से दूर भाग रही थी ऑब्जेक्ट, इसलिए उसकी इमेज उसके पास भागेगी। ये बता दूं, एक और क्वेश्चन अच्छा सा, ठीक है, तो ये साफ नहीं मिल रहा है, एक बार तरीके से नहीं, बोर्ड को पूरा साफ करना पड़ेगा। कुछ लिखा हुआ तो नहीं दिखता ना, मतलब उतना साफ मिट नहीं रहा है ये। क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, ये लो, एक और क्वेश्चन। म्यू इक्वल टू 0, यहाँ पे म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है,
एक ब्लॉक ये रही मास m की, ठीक ना। अब चाहो तो मास भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 kg का ले लेते हैं। इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं, कितना ले लो, कितना ले लो, कितना ले लो, कितना ले लूं, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक ना। और इसके आगे एक और ब्लॉक है, वो है, ये भी 1 kg की ही है, और ये जा रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक ना। इसे ब्लॉक ए नाम दे देता हूं, ये वाली ब्लॉक बी, ठीक ना। अब इस ब्लॉक बी पे ना एक मिरर रखी हुई है, अब इसकी फोकल लेंथ सोचनी पड़ेगी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इसे 20 सेंटीमीटर रख देता हूं, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसे अगर मैंने 20 रख दिया, और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो है 1। जानते हो ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोलिजन में पढ़ा होगा आपने। हाँ, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 2 सेकंड में चल गया, 2 सेकंड में चला, टकराया, पीछे गया 30। तो कितना ले लूं, कितना ले लूं, कितना 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 कितना, R इक्वल टू रख देते इसकी 40 सेंटीमीटर, ठीक ना। क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, इमेज ऑफ ब्लॉक ए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ब्लॉक ए आफ्टर 5 सेकेंड। Find the velocity of image of block A after 5 सेकेंड। हाँ, म्यू जीरो, मतलब म्यू इसलिए जीरो लिया क्योंकि कोई फ्रिक्शन ये सब ना हो, नहीं तो स्पीड ही घटने लग जाएगी। आप चाह रहे हो कॉम्प्लिकेटेड कर दो, मैं म्यू भी मान लेता हूं, डिस्टेंस भी दे दिया, वेलोसिटी भी दे दिया, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना बहुत, क्योंकि जब ये कोलाइड करेगी उस समय की वेलोसिटी कुछ और होगी, उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, फिर है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए सीधा म्यू इक्वल टू 0 मान के चलो। नहीं तो फिर फ्रिक्शन मान के फिर एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्योंकि ये तो डी एक्सीलरेट करेगी। अब कोलिजन कब होगा, फिर रिलेटिव वेलोसिटी, ये तो पूरा रिलेटिव वाला ही केस चल जाएगा विद एक्सीलरेशन के साथ। बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ ब्लॉक ए आफ्टर 5 सेकेंड। पांच सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, ए की? हो जाएगा, कंफ्यूजन लग रही है थोड़ी। आप इसे ध्यान से देखो, 20 सेंटीमीटर, वो ब्लॉक ए कितने से चल रही है, 20 से, ये 10 से, ठीक ना। अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए ना, जैसे मान के चलो एक तरीका बताता हूं, वो तरीका ऐसे लगाते हैं 11 में। जैसे मान के चलो ये ब्लॉक ना, हाँ 10 हो जाएगी, ठीक ना, ठीक ना। हाँ 2 सेकंड में ये कोलाइड कर जाएगी, ठीक ना। तरीका ये होता है कि इस बॉडी को रेस्ट में मान लो, इसके ऊपर जो भी एक्सीलरेशन वेलोसिटी है ना, उसकी डायरेक्शन उल्टी करके, जो डायरेक्शन इधर है ना उसको उल्टी करके उस पर अटैच कर दो, तो उस पर -10 पीछे हो जाएगी, तो नेट कितनी, +10 इधर। तो मतलब ये रेस्ट पे होगी, अब वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से इसके पास आ रही है, ठीक है। तो 2 सेकंड में टकरा गई। अब कोलिजन होने के बाद अब इनकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, मास दोनों की इक्वल,
मास इक्वल टू, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी उस पे और उसकी वेलोसिटी इस पे। तो पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब ये इसके पास आ रही थी, अब ये दूर जाएगी, ये इससे दूर जाएगी, है ना। तो ये तो 2 सेकंड बाद कोलिजन, 2 सेकंड बाद कोलिजन। अब बाद की 3 सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो जैसे ही आफ्टर कोलिजन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये 20 और ये 10, इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना, रिलेटिव वेलोसिटी कितना, -10। वो जो भी है बस इतना मैं तो ये जानता हूं कि ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, इसे इस ब्लॉक ए पे अगर मैं बैठा हुआ हूं तो मुझे वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से दूर जाती हुई नजर आएगी, ठीक ना। तो 3 सेकंड में ये ब्लॉक कितनी दूर जाएगी, ये तो रेस्ट पे है ना, इस पे मैं इसी पे बैठा हुआ हूं तो, है ना। तो कितनी दूर जाएगी, ठीक। तो अब u कितना हो गया, 30, है ना। वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से दूर जा रही है, तो 3 सेकंड में 30 सेंटीमीटर चली जाएगी। तो मैं तो रेस्ट में हूं ना अब, जब मैं ब्लॉक ए पे बैठ गया तो फिर तो रेस्ट में आ गया। हाँ, परफेक्टली इलास्टिक, कोई एनर्जी का लॉस नहीं। जब भी तो वेलोसिटी इंटरचेंज कर दिया, नहीं तो मैं ई की कुछ वैल्यू दे देता, फिर हालत खराब, फिर अलग अलग वेलोसिटी, फिर मुझे डिस्टेंस थोड़ा ही रख पाता मैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए तो मुझे कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, फिर वैल्यूज निकाल के फिर मैं बना के रखूंगा क्वेश्चन। हो गया, अब तो हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो प्लस का 10 है, और वेलोसिटी ऑफ मिरर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और मैग्निफिकेशन कितनी है, मैग्निफिकेशन 2 है ना, -2, है ना। अब सीधी सी बात है, मैं डेटा इसी तरह से लेता हूं कि ऑब्जेक्ट कहां जाए, सी और एफ के बीच में, ताकि ट्वाइस मैग्निफिकेशन हो जाए। क्लियर ना, ठीक। मिटा दू चेक, मिटा दू ना। तो इसमें यही होता है, क्वेश्चन अपने मन से सोचते जाओ, कुछ ना कुछ वैल्यू रखते जाओ। एक और देखते हैं, अब वर्टिकल पे बात करते हैं, ठीक ना। ये सब तो मिरर के अलोंग की बात होगी, ठीक ना। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट करके तो हमने देख लिया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, चलो मिरर ये रख लेते हैं। एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये हो गया। अभी ऊपर की तरफ भेज दो, कितना मान लो इसे, कितना मान लो, कितना मान लो, कितना मान लो, चलो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक ना। आपसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये रेस्ट में मिरर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब देखो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, अब ये वर्टिकल की बात आ गई ना, ये वर्टिकल की बात हो गई, तो इसमें u और v तो कांस्टेंट है, ये ऐसा ही होगा ना, ये तो u 30 रहेगी, ऊपर जा रही है, और v 60 रहेगी, नीचे जा रही है इमेज, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, ऐसा ही ना, ये क्लियर। ऑब्जेक्ट ऊपर,
इमेज नीचे। तो इसमें मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या होता है, एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस बी बाई यू ना। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज इंटू यू इक्वल टू माइनस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वी। इन्हें डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी किसका, देखो इसे ना सीधा वो चेन रूल होता है ना, या प्रोडक्ट रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगा दो यहाँ पे। देखो वैसे अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो एच और यू दोनों भी वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक ना। अभी यू और वी कांस्टेंट है, वैसे तो एच आई एच यू वी एच नॉट ये सब वेरिएबल हो सकते हैं। कब, जब ऑब्जेक्ट पास भी आ रही हो ऊपर भी जा रही हो, ठीक ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट को ऐसे भी तो चला दूंगा। तो ऐसे अगर मैंने चला दिया तो यू भी वेरिएबल, वी भी वेरिएबल, एच आई भी वेरिएबल और एच ओ भी वेरिएबल, ठीक ना। तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी सीधी सी बात है, u कांस्टेंट है, मैं इसे ऐसे लिखूंगा, जब ऐसे मान के चलो, ऐसे मान के चलो, ऐसे मान के चलो, u ऐसे ही d बाय डी टी किसका, एच आई का। और जब मैं इसको ऐसे करूंगा, एच आई ऐसे ही d बाय डी टी किसका, u का। तो क्या ये जीरो ना, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ऐसे यहां देख लेते हैं, माइनस ऑफ v डी एच नॉट बाई डी टी माइनस ऑफ एच नॉट डी बी बाई डी टी। तो वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज भी नहीं चेंज हो रही, जीरो। तो क्या आ गया, u इक्वल टू डी एच आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस बी डी एच ओ बाई डी टी, ठीक ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, डी एच आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस वी बाई यू ना, डी एच ओ बाई डी टी। तो ये हाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज ना इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मान के चलो मैग्निफिकेशन ये माइनस है ना, ये मैग्निफिकेशन हो गई, मैग्निफिकेशन हो गई। मैग्निफिकेशन कितनी आएगी इसकी, माइनस टू ना। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर है, इसे देखो ना, ऐसे लिख सकते हो ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ एम माइनस में प्लस ऑफ एम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, माइनस वी बाई यू तो प्लस का एम ना, तो इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 5 ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई, माइनस का 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है तो इमेज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही है। क्लियर ना, समझ आएगा। इसमें तो कोई ये देखो, ये तो समझ आ गया ना, m इक्वल टू, मतलब देखो अगर ये वाला रिलेशन अगर मैं लेता हूं, अगर ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे आती, मतलब वो पास भी आती और ऊपर भी जाती, पास भी आती और ऊपर भी जाती, तो ये चारों वेरिएबल है, ये चारों वेरिएबल है उस केस के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर जा रही है, मतलब इसकी एच आई और एच ओ में चेंज आ रहा है, वी और यू क्या है, कांस्टेंट है ना। ये तो क्लियर ना। अब इसे मैंने वही प्रोडक्ट रूल से मैंने डिफरेंशिएट करा, यू ऐसे ही डी बाई डी टी किसका एच आई का, ये चीज क्लियर ना। ये जीरो क्यों, ये भी क्लियर, यू कांस्टेंट है, और वहां पे वी कांस्टेंट है तो वो भी जीरो। तो ये रिलेशन बच गई। इसे मैं चाहता तो ऐसे भी लिख देता ना, डी एच आई बाय डी टी इक्वल टू एम ऑफ डी एच ओ बाय डी टी। डी एच ओ बाय डी टी ऑब्जेक्ट है ना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर, एच से भी पता लग रहा है, हाइट से पता लग रहा है कि वो ऊपर की तरफ या नीचे वर्टिकली जा रही है कहीं पे, ठीक ना। ये तो क्लियर ना। अभी कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या एक बार दोबारा से पूरा बता दूं, नहीं ये मत करो, हाँ ये वर्टिकल के लिए,
ये ओनली सिर्फ वर्टिकल है, इसमें u और v में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक ना। हाँ अगर मैं यहां मिरर को अगर दौड़ा देता तो कहानी बदल जाती, ठीक ना, फिर u और v भी वो हो जाती, चेंज होने लग जाते, ठीक ना। अगर मैं मिरर को कुछ वेलोसिटी दे देता तो फिर तो u और v भी वेरिएबल, फिर यहां पे ये जीरो थोड़ा ही ना होता, ठीक ना। ये क्लियर ना। इसमें कोई दिक्कत है? देखो क्लियर बोल दो, अगर वो ये मत करो कि अगर अगर नहीं समझ आता क्लियर बोल दो कि हाँ नहीं है, आ गया ना। देखो मैं जब तक सेटिस्फाइड हो जाता ना कि हाँ आ गया, मुझे कंफर्म नहीं हुआ, तब तक मैं नहीं हटना चाहता है। अब जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ ना, मुझे पता लग जाता है कि हाँ मैंने कैसा पढ़ाया है, जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं फिर सुधार करने की कोशिश करता हूँ। ये बता दूँ। चलो आपने क्या किया, तो वर्टिकल वाला भी कराई दो क्या, दोनों तरह का। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट तो कर लोगे ना। सॉरी, हाँ -30 ना, कॉन्केव मिरर है। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 है ना, 53 कॉस 53 3/5 ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये वाली 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखो इसमें आपको ये करना है कि हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के साथ ही सॉल्व करो, ठीक ना, और वर्टिकल वाले को वर्टिकल के हिसाब से, ठीक। अगर हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल के हिसाब से सॉल्व करूंगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर तो यहाँ पे जीरो है ना, तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, एच आई लिख देता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ इमेज, कैसे ऐसे लिख सकता हूँ, वी आई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ इमेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मिरर जीरो, 45 30 45 30 45 30 45 30, तो v इक्वल टू आ जाएगा 90, है ना, डबल ही है, देख लो 60 होना चाहिए था ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो 45 60 और 30 के बीच में, तो मैग्निफिकेशन डबल ही आएगी, -4 2 का स्क्वायर, चलो पूरा ही -2 का स्क्वायर, वो ऐसा है, रिकॉर्ड भी हो रही होती है क्लास, ठीक ना, इसलिए मैं पूरा ही लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, 3 ना, वेलोसिटी ऑफ मिरर 0, तो इमेज की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ रही है, माइनस का
अर्थ या बार है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कहानी तो यही खत्म होती है, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल वाली खत्म। ठीक, अब वर्टिकल वाले की बात करते हैं। वर्टिकल की अगर बात करेंगे तो वापस से वही कॉन्सेप्ट, क्या एच आई यू इक्वल टू माइनस वी एच ओ है ना, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लो, यू ऐसे ही डी एच आई बाई डी टी प्लस एच आई ऐसे ही डी यू बाई डी टी। ठीक, माइनस बी ऐसे ही डी एच ओ बाई डी टी माइनस एच ओ ऐसे ही डी वी बाई डी टी। ठीक ना, ऑब्जेक्ट कौन सी वाली है, पॉइंट साइज है ना, तो हाइट ऑफ इमेज 0 ना, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 0, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। ठीक ना, तो ये वाला टर्म ना ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट ऑफ इमेज भी 0, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी 0, तो ये वाला टर्म वैसे भी 0 हो गया। तो क्या आ गया, u इक्वल टू डी एच आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस बी ऑफ डी एच ओ बाई डी टी। देखो क्या आता है, मैग्निफिकेशन कितना 2 ना, वेलोसिटी ऑफ इमेज कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, कितनी आ गई -2 इंटू 4, क्या -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, m -2 ना, क्लियर ना, डायरेक्ट कर दे दिक्कत तो नहीं ना। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज इज वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब इसकी इमेज कहीं भी बन रही है ना, वो इमेज ऐसी है कुछ, देखो इमेज हॉरिजॉन्टल वाली इधर, मतलब जहां पे भी इमेज बनी है उसकी वेलोसिटी इधर है, क्योंकि वी है वेलोसिटी ऑफ इमेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में -12 है, मतलब इमेज ऐसे जा रही है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और वो भी नेगेटिव है ना, ये कितना 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी वो तो निकाल लेंगे ना, tan थीटा से कंप्लीट कर दो ट्रायंगल, हॉरिजॉन्टल से क्या डायरेक्शन होगी वो तो निकाल लेंगे ना, इसे कर दो tan थीटा इक्वल टू 8/12 2/3, tan थीटा 2/3 जो भी एंगल आ जाए वही है थीटा हो जाएगी। क्लियर ना, वो 0 क्यों किया वो क्लियर ना, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हाइट ऑफ इमेज भी 0 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 0। आज कंफ्यूज तो नहीं कर देना ये वेलोसिटी वाले केस में ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए हो जब ये वर्टिकल चलना शुरू हुआ। ठीक है, मिटा दूं, राजीव सर बता देते कि आप कम बोलते, मैंने कहा मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं अभी तक, क्या ऐसा ही है क्या, मुझे अगर ये मतलब धीरे धीरे मैं टाइम लगेगा, मतलब टाइम ज्यादा नहीं, मुझे 1-2 क्लास और मैं जब मैं खुल जाऊंगा तो फिर बहुत जल्दी जल्दी बोलूंगा और बहुत तेज तेज बोलूंगा। ऐसा मेरे साथ होता है, पता नहीं क्यों शुरू शुरू में आवाज इतनी लाउड नहीं रखता मैं, या तो मैं यूनिफॉर्म मतलब एक ही जैसा पढ़ा हूँ, एक ऐसा हो जाता है ना कि वो जिस टाइम डेमो क्लास होता है तो फिर ये भी दिमाग में बैठा रहता है कि क्या होगा, डेमो कैसे देना है, ये वो दिमाग में रहता है, तो धीरे धीरे जैसे ही फ्लो में आ जाऊंगा तो फिर मैं बहुत तेज तेज बोलने लगता हूँ।
ये तो क्लियर ना। अब करते कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। इसमें और बोर करूं या रहने दो? अब लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। टाइम हो गया क्या? एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ना। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर कुछ खास नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जाते ही खत्म हो जाएगा, फिर रिफ्रैक्शन शुरू कर देंगे वहीं पे। देखो जैसे मान के चलो एक मिरर मैंने यहां रख दिया, और दूसरी मिरर ये है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है यहां से कितने पर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ये मिरर हो गई M1, ये मिरर M2। 25 सेंटीमीटर, ठीक ना? इसकी बोल ये क्लियर? आपसे पूछा गया फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। नहीं ऐसे लिखो, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, find the position of image, find the position of image after two reflection, find the position of image after two reflection, ठीक ना? तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर पहले रिफ्लेक्शन किससे मानना है? M1 से। M1 ही बोला ना? देखो ये है, मैं भूल जाता हूं मैंने क्या बोला था। M1 से फर्स्ट रिफ्लेक्शन लेते हैं, तो M1 से अगर मैंने फर्स्ट रिफ्लेक्शन लिया तो इसकी इमेज कहां बनेगी? क्या यहां पे 10 सेंटीमीटर पीछे ही ना, है ना? ये इमेज बन गई I1। एक रेज डाल के देख लो अगर बनाना है तो, ये रेज ऐसे हो गई और ये रेज एंगल I इक्वल टू एंगल R करके ऐसे गई, ऐसे टकराई, ठीक ना? ऐसा। अब देखो पहले रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनी वो अब मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक ना? फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक ना? मैंने यहां पहले ही मान लिया है टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। वैसे रियल में तो रिफ्लेक्शन दोनों तरफ में, उधर भी होगी इधर भी होगी, ठीक ना? लेकिन कंडीशन ये बनेगी पहले इसी से मानो। तो पहले मिरर M1 जो इमेज बनाएगी वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, क्लियर ना? ये तो क्लियर, पहली इमेज बन गई। अब दूसरी इमेज के लिए देखो, ये इमेज उस वाली मिरर से कितने डिस्टेंस पे? 10 10 10 25, कितना? 45 ना? 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 45 45 45 45। अब उस मिरर के लिए U कितना? U कितना इसके लिए, मिरर M2 के लिए? U कितना? -45। सॉरी, F इक्वल टू -30। तो क्या V इक्वल टू -90 सेंटीमीटर? V इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इमेज कहीं यहां कहीं बनेगी I2, मतलब वो मिरर से ना ऐसे टकरा के ये रे ऐसे आएगी, ठीक ना?
ये क्लियर? ये इस वाली मिरर से कितनी दूरी पे? 90 माइनस 35, 55, 55 ना। ये मैं इस मिरर से पीछे ये डिस्टेंस पूछ रहा हूं, ठीक ना? ये 35 ना, 35 घटाते हैं 90 में से 35 घटाते हैं तो कितना? 55 ना। ये लो 55 सेंटीमीटर। अब अगर तीसरे रिफ्लेक्शन की भी अगर मैं बात करूं, तीसरे रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन? ये ना, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन? I2। अभी यही बता रहा था ना, मिरर M1 जो इमेज बनाएगी वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट, जो M2 इमेज बनाएगी वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट, जो M1 के लिए मतलब जो M1 जो इमेज बनाएगी वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट, ऐसे चलता रहता है बार बार, ठीक ना? ठीक 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 ठीक। I2 अगर ये इमेज कहां बनाएगी? इस मिरर से पीछे 55, तो क्या 55 उधर ये इमेज बना देगी? क्लियर ना? अब इसकी फाइनल इमेज जो बनेगी वो फाइनल इमेज यहां कहीं बनेगी, इसके पीछे 20 सेंटीमीटर पीछे, 20 सेंटीमीटर पीछे जाके इमेज बनेगी। कौन सी इमेज है? वो I2 ना, तो ये I3 ले लेंगे। ये एक और रिफ्लेक्शन डाल दो सीधा वहां पे। क्या कर तो सकते हैं ना ऐसा? अब अगर और ज्यादा खुशी हो जाए तो उसके बाद एक और रिफ्लेक्शन ले लो। अब मिरर के लिए क्या हो जाएगा? U इक्वल टू प्लस का 20 ना, और F इक्वल टू माइनस का 30। फिर V की वैल्यू निकाल दो। V कितना? 20 30 20 30 20 30, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू -30 माइनस 1/20, -30 माइनस 1/20, 2 3 60 एलसीएम ना, 3 2 5 12 सेंटीमीटर। V इक्वल टू आ गया -12, V इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। तो ये अभी टकरा के इधर आ गई, कितने पे? ये I4 बन गई 12 सेंटीमीटर पे। क्या इसके आगे और भी तो कर सकता हूं ना? और फिर यहां से देख लो कितना था, 35 में 23 ले लो, 23 पीछे और इमेज बना दो, करते जाओ जितनी मर्जी है, कोई दिक्कत इसमें? समझ आया ना? पहले रिफ्लेक्शन से बनी इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे के रिफ्लेक्शन से बनी हुई इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसके रिफ्लेक्शन से बनी हुई इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट, यही चलता रहता है इसमें। कितने भी क्वेश्चन जितने चाहो उतने बन जाएंगे। क्या एक और बनाऊं ऐसा? ये मिटा दो ना। ये कुछ भी कर रहे हो, कान से पता नहीं क्यों निकलती रहती है। अब क्या करें? 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 ये मिरर ऐसे कॉन्वेक्स मिरर, और सामने एक और मिरर रख दिया, वह है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। तो क्या करें? क्या करें? क्या करें? इसकी आर दोबारा से ले लेना 60 डिग्री, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? 45 पे रख लेते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रख दिया 45 सेंटीमीटर पे। 45 45 45 45 45 45, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी? 25 सेंटीमीटर मान लेता हूं, तो मान के चलो ये डिस्टेंस ले लेते हैं 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, और इसके लिए आर रख देते 40 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M2, टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M2,
फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन। देखो रेस ना मार्जिनल होती है, ठीक ना। रेस जो भी रेस की हम बात करते हो मार्जिनल होती है, वो तो हमारे बस की नहीं, हम बना नहीं सकते वैसा। ये छोटे छोटे एंगल कहां तक दिखाते रहेंगे। ये इधर, ये इधर, ये इधर। पहले इसके 3 रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बताओ, फिर मैं इस बार कंप्लीट उसके आगे भी बढ़ जाऊंगा। मुझे अभी दिमाग में ये चल रहा है ना कि अगर मैंने यहाँ पे लाके इमेज बना दिया था तो अब इसके आगे आप क्या सोचोगे। तो मिरर जो वो जो रे जो है ना, जो ऐसे टकरा के जो आई थी, वो ऐसे जाके मिरर से टकराती, ठीक ना। और वापस आई इक्वल टू आर से इधर आता। रिफ्लेक्शन तो चलता रहता ना, पैरेक्सियल रेज का तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता ही रहेगा बार बार। जिस दिन आवाज नहीं आ रही थी, आवाज घरघराहट हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये हेडफोन खराब हो गया, लेकिन मुझे क्या पता था फोन ही खराब निकलेगा। उस दिन ज्यादा दिक्कत हुई थी। एक तो लाइट भी, कल मैं वीडियो ही देख रहा था ना, वही जिस दिन प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी, तो वीडियो देख रहा था, तो उसमें वही प्रॉब्लम आ रही थी बार बार। मतलब लाइट भी कट रही थी, और लाइट कटते ही उसकी नेट चली जा रही थी। एक तो फोन नया लेके आया था, उसमें सिम थी नहीं। मैं ये सोचने लगा, मैंने कहा कि पता नहीं आप क्या सोचोगे कि सर ने डेमो के दिन तो सही से पढ़ा दिया, दूसरे दिन ये दिक्कत हो गई, तीसरे दिन एक और दिक्कत, फिर फोन चेंज करा। अब तो सही है ये। ये कर लो बस, लास्ट ही ना ये। केमिस्ट्री क्लास कब है? सॉरी। मुझे टाइम का पता ही नहीं था, मुझे लगा कि आपने तो 4:30 बोला ना, तो मैंने ओके कर दिया है। तो मैं ये सोच के मैं 4:30 सोच के बैठा हुआ था। और जिस बच्चे की क्लास थी वो, अच्छा हाँ ये भी हुआ था, आपने आपको जब मैंने टाइम बताया उसके जस्ट बाद एक बच्चे का फोन आया जिसकी क्लास 4 से 5 होती है। कह रहा सर मेरी क्लास टीटीएस में कर दो। मैंने कहा ठीक है, फिर टीटीएस करते हैं। कितना गया? बोर्ड के नीचे भी गद्दे लगे हुए हैं सब में। जब फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था ना, तो पूरे दिन मैं ऑनलाइन पढ़ाता था। 5-6 दिन बाद इतनी बुरी हालत हो गई कि एड़ियों में दर्द हो रही थी, बहुत बुरी वाली। मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फिर दिमाग खराब हुआ, पूरे घर में गद्दे लगवा दिए। मैंने कहा कि ऑनलाइन क्लास के लिए गद्दे लगे रहेंगे। मतलब रूम के अंदर एक साउंड एको भी करने लग जाती है ना, जैसे खाली है तो।
कोविड ने जिंदगी बदल दी, कहाँ से कहाँ बदल दिया। हो गया। ठीक है, -90। तो फिर अब मिरर M1 के लिए यू कितना, -20। मिरर के पीछे चली गई ना इमेज, तो मिरर के पीछे जब भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो ना तो रियल इमेज बना लो। ओहो, क्या कह रहा हूं मैं, u इक्वल टू प्लस रख लो। हाँ, u इक्वल टू +20, क्योंकि ये हो गया ना, यहां से अब ये रे निकली ऐसे, और निकलने के बाद इधर आई। देखो एक तो तरीका ये भी मैंने बताया था, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमेशा पॉजिटिव लो, ठीक ना। जो साइन कन्वेंशन करने का तरीका होता है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमेशा पॉजिटिव लो। तो इसके लिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कौन सी है, ये वाली ना, मतलब लेफ्ट की तरफ है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो मतलब पोल को ओरिजिन मान लो, पोल से उधर की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, और पोल से इधर क्या हम इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब उधर की सारी डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक ना। तो इधर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में चल रहे हैं तो इसलिए पॉजिटिव, और उधर के लिए नेगेटिव। और ओरिजिन तो पोल ही रहता है, इसके लिए भी, और इस मिरर की बात करेंगे तो ये पोल, सॉरी ओरिजिन, और इस मिरर की बात करेंगे तो ये ओरिजिन, ठीक ना। ये क्लियर ना, वो +20 ना, ये वैसे ही पता लग रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा वो, क्योंकि मिरर के पीछे चला गया है ना। मिरर के पीछे मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो M1 के लिए u इक्वल टू +20 और f इक्वल टू +20 ना, कॉन्वेक्स मिरर है वो। +20, v बताओ। v10, कितना, ये ऐसा आ जाएगा ना, 1/v + 1/20, इन्फिनिटी है 0, इन्फिनिटी ना, वो ऐसा आ गया होगा 1/v = 0। देखो बच्चे ज्यादातर ना जवाब मुझे 0 ही देते हैं, v = 0, ठीक ना। सॉरी, v = 0 दे देते हैं, जो कि गलत है, वो 1/v = 0 है, तो v = ∞। और देखो
रे अगर फोकस की तरफ आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना। रे अगर फोकस की तरफ आ रही है ना, फोकस से इंसिडेंट कर रही है या फोकस पे इंसिडेंट कर रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। दोनों मिरर की सेम कहानी है, ठीक ना। अगर कॉन्केव की अगर मैं बात करूं तो इसके फोकस पे पड़ने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। तो ऐसे इसके लिए भी है, ये रे कहां जा रही है, फोकस पे ना, फोकस इसकी फोकस यही है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसलिए v इंफिनिटी हो जाएगी। मैंने यहां पे 3 रिफ्लेक्शन की बात इसीलिए की है। अब उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, इसके लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी ना, तो इसके लिए u इक्वल टू इनफाइनाइट रख दो, u इक्वल टू इनफाइनाइट तो v इक्वल टू f, v इक्वल टू यहां पे माइनस f हो जाएगा ना, मतलब जो भी है -30, मतलब इमेज यहां कहीं बन जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पे। अब देखो, अगर इसके बाद भी बताना है तो रे को यहां भेज दो, एक और रिफ्लेक्शन, ये खत्म थोड़ा ही मानते हैं हम, उसके बाद मिरर को और एक्सटेंड कर लो, एक और रिफ्लेक्शन, ऐसे करते जाओ कितना भी, ठीक ना। ये ऐसा मिरर को एक्सटेंड इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम पैरेक्सियल रेज ड्रॉ नहीं कर सकते, नहीं तो रेज ऐसे जा रही है ना, रेज रियल में तो ऐसे जा रही है। एक मिनट कलर चेंज करता है इसका, येलो येलो कलर, चलो ब्लू में देता, रियल में रेज तो ऐसे जा रही है ना, ऐसे, और फिर दोबारा टकराने के बाद ये ऐसे, ये तो बनाने में ही हालत खराब हो जा रही है तो वो तो बना नहीं सकते हम पैरेक्सियल रेज, ठीक ना। इसमें बहुत सारे केस, जितने कहो उतने बन जाएंगे, कुछ इतना मेन ज्यादा वो है नहीं, इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है, एक की इमेज दूसरे की ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज तीसरे पहले वाली की ऑब्जेक्ट, करते रहो, ठीक ना। चलिए क्लियर ना। नेक्स्ट पॉइंट डाल दो, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, वो नेक्स्ट क्लास में बताता हूं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक ना। आज में क्लियर ना पूरा टॉपिक, ग्राफ भी हो गया, ग्राफ के बाद वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर भी खत्म, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन एक छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद कटिंग ऑफ मिरर है। तो अगले आधे घंटे से 45 मिनट में ना नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, रिफ्लेक्शन खत्म, फिर हम रिफ्रैक्शन में पहुंचेंगे, ठीक ना। चलो ठीक है, यू वेलकम।